आज पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो पहला रहता है, जो आते हैं सबसे पहले एक्ट। तो एक्ट ब्रिटिश सरकार ने कब कब कितने समय पर एक्ट जारी किए, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और इसके बाद 1774 की बक्सर के युद्ध में जो युद्ध हुआ, उसके बाद ये लोग क्या हुए, अंग्रेज जीत गए। तो युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत दिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शिकंजा कसा, और इसी शासन को अपने अनुकूल चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या किया, अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जिनमें से पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा ना? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत बार पूछा जाता है कि पहला एक्ट कौन सा था। तो 1773 का ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। जिसकी विशेषता क्या थी? तो विशेषता, इसके द्वारा पहली बार कंपनी में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरी विशेषता थी कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तीसरी विशेषता थी कि इसके अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कहाँ? कोलकाता में सबसे पहली उच्च न्यायालय थी जो आपकी कोलकाता में स्थापित की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 2 अन्य न्यायाधीश थे, एक चैम्बर्स थे, ठीक है। अब भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो ये भी एक क्या थी, विशेषता थी। 1773 का जो रेगुलेटर एक्ट था, तो उसकी विशेषता थी कि भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंध लगा दिया। क्या है? उपहार लेना बंद कर दिया और प्रतिबंध लगा दिया कि अब उपहार और रिश्वत नहीं लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया दूसरा एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अच्छा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था, तो वो 1773 की जो खामियां थी उनको पूरी करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसके अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान कर दिया गया। तो इसका नाम ही है सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। तो वो इसलिए आया था जो उसमें खामियां थी उनको दूर करने के लिए। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला है आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 ये आया था कब? 1781 के बाद। इसमें क्या था, किसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें ये था कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। इसमें क्या हुआ? दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया व्यापारिक मामले, मतलब जितने भी व्यापारिक मामले हैं वो सिमटाएगा कौन या निपटाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये था कि इसमें राजनीतिक मामलों के लिए निपटाने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार से दोहरे शासन की क्या है, नींव रखी गई, ठीक है। अगला आपका एक्ट आता है 1793 का एक्ट, जो है आपका चार्टर अधिनियम 1793, ठीक है। इस एक्ट में क्या था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। मतलब ये था कि जो आपका नियंत्रण बोर्ड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उनके सदस्यों और कर्मचारियों के लिए वेतन की व्यवस्था कहाँ से की जाए, क्योंकि ब्रिटेन से तो आने वाली नहीं थी। तो उनने क्या किया कि भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी, ठीक। इसके बाद आ गया 1813 का चार्टर अधिनियम। 1793 के बाद 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी जो चलाई जा रही थी उसके अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया ब्रिटिश सरकार ने, कि अब 20 वर्ष तक क्या है, कंपनी ही राज करेगी, ठीक है। और भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार छीन लिया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार क्या कर लिया? छीन लिया। तो क्वेश्चन आता है एक अधिकार छीनने में कौन सा एक्ट आया था? 1813 का, ठीक है। इसके बाद क्या था कि अगली यह थी, किंतु चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब चीन के साथ क्या था कि चीन के साथ तो व्यापार बढ़ा दिया गया, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। और पूर्वी देशों के साथ भी चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार क्या है, प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद क्या था, इसी एक्ट में क्या था कि 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1813 के पहले ईसाई जो पादरी होते थे उनको आने की आज्ञा नहीं थी। लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आने की आज्ञा प्रदान की गई, ठीक है। अब इसके बाद अगला एक्ट आया। जो अगला एक्ट आया था 1833 चार्टर अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या था कि इसमें बंगाल के गवर्नर
को गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखो प्रमुख क्वेश्चन तो एक यही बनता है कि किस समय बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। पहले केवल बंगाल का गवर्नर होता था, अब इसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो 1834 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में, कौन, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अब इसके बाद अगला एक्ट आता है, तो अगला एक्ट है 1853 का। 1853 का जो एक्ट था, इसमें ये भी चार्टर अधिनियम था 1853 का। इस अधिनियम में मुख्य विशेषता थी कि नामजद का सिद्धांत, यानी नामजात का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। मतलब अब क्या होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के अनुसार ही क्या होंगे, पद भरे जाएंगे। तो ऐसा इसमें इस एक्ट के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, अगला आपका जो था, इसके तहत 1857 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और इसी के अनुसार इसके लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कौन सी समिति की गई थी, तो समिति थी मैकाले समिति। इसने ही क्या हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, अब आता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम की विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारत का जो शासन है कंपनी से लेकर, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिश क्राउन में चला गया, मतलब ब्रिटिश सरकार चलाएगी भारत का शासन। क्योंकि क्या था कि फायदा बहुत होने लगा था, कंपनी बहुत चल रही थी, तो इस कारण से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरी विशेषता ये थी कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई भारत में। तीसरी व्यवस्था थी कि 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का सृजन हुआ, जिनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। तो इसमें 15 टोटल सदस्य होते थे, जिनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक के जो है इसमें शामिल करके 15 सदस्यों का एक परिषद का गठन कर दिया गया। चौथी विशेषता थी कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब सीधी भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण था कि जो करेंगे तो संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राट के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब इसमें क्या था कि मुगल सम्राट के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया, क्योंकि इस समय क्या था, 1857 की क्रांति चल रही थी, 58 की बात है। तो यहाँ पर बादशाह जो बाय बहादुर द्वितीय था, वो आखिरी मुगल शासक था, तो उसको हटाने के बाद इन्होंने मुगल सम्राट ही पूरा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाए गए थे, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था, व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था, राजनीतिक मामलों के लिए। तो इनको भी इनने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति, तो इसी अधिनियम के द्वारा भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अगला इनकी विशेषता थी 1858 वाले की कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कब कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कर दिया गया था कब, 1858 में। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनन अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनन थे। क्योंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, अब वायसराय का शुरू हो गया, तो उस समय कौन थे, लॉर्ड कैनन थे। तो वही हो गए अंतिम गवर्नर जनरल और वही हो गए प्रथम वायसराय। ठीक है, अब आता है अगला आपका एक्ट है 1861 का ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम की विशेषता थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और दूसरी विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, और लॉर्ड कैनन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लॉर्ड कैनन के द्वारा तीसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनन के द्वारा किया गया था विभागीय परिषद की व्यवस्था। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी विशेषता थी, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई थी, तो 1861 अधिनियम के तहत मिली गई थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, और ऐसे अध्यादेश की अवधि केवल 6 माह थी। कितनी माह थी, केवल 6 महीने थी। ठीक है, अगला है आपका चौथा,
गवर्नर जनरल को बंगाल का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का उत्तर पश्चिम जो सीमांत है, ठीक है, सीमांत प्रांत है, और पंजाब की विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ये चौथी विशेषता थी। अब इसके बाद है पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता है 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो इनने जो समिति बनाई थी गवर्नर जनरल ने, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो ये थे आपके भारत के जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाई गई थी। तो ये बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इनने इस समिति का सदस्य बनाया था। अब आपका आता है 1873 ईस्वी का अधिनियम। तो 1873 ईस्वी के अधिनियम की बात की विशेषताएं हम देख लेते हैं, जिसमें इसमें यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। मतलब इनने ये प्रावधान कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 ईस्वी में 1 जनवरी 1884 ईस्वी में इस ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई 1884 में। तो अब इसके बाद आई शाही उपाधि। कौन सी उपाधि आई? शाही उपाधि। तो शाही उपाधि की बात करें तो ये 1876 में आई। कब आई? 1876 में। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को यह घोषणा की। कब की? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को यह घोषणा की कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये शाही उपाधि थी। अब इसके बाद आपका जो आता है अगला पार्ट। तो अगला पार्ट आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल नीलेश कुर्मी सागर पर, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और PDF आप अपने यही से डिस्क्रिप्शन ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको लिंक दे दी है।